Assalamualaikum everyone. Welcome to the stream of knowledge. Today we are going to discuss about Neisseria gonorrhea. What is Neisseria gonorrhea? Remember, Neisseria gonorrhea को एन गोनोरिया या फिर गोनोकोकस भी कहा जाता है. बट इसका मतलब क्या है? एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? वेट. गोनो मीन गोनोरिया. Gonorrhea? What it does mean? You must have heard about gonorrhea. Gonorrhea is a sexually transmitted disease caused by gonococcus or Neisseria gonorrhea. गोनोरिया में एक्चुअली नाइजीरिया गोनोरिया इन्फ्लेमेशन कॉज करता है सर्विक्स की या यूरिथ्रा की, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से पॉपुलेंट डिस्चार्ज रिलीज होता है. वैसे तो गोनोकोकस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, डिसैमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस जैसी दूसरी डिजीज भी कॉज करता है, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड कोकस इज द कोकाई और राउंड शेप ऑफ बैक्टीरिया. मीन नाइजीरिया गोनोरिया राउंड शेप बैक्टीरिया है जो गोनोरिया कॉज करता है. अच्छा, अब ये स्लाइड हमें क्या क्या शो करी है, क्या बता रही है हमें? ये स्लाइड तो एक ग्राम स्टेन की स्लाइड है. ओ, यहाँ तो बैक्टीरिया ने पिंक कलर रिटेन किया है. कौन से बैक्टीरिया पिंक कलर को रिटेन करते हैं? वेरी गुड, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो नाइजीरिया क्या है? एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. अगर इसी स्लाइड को हम थोड़ा जूम करें, वी विल कम टू नो दैट कि ये तो बैक्टीरिया कोकाई शेप है. मीन ये राउंड है, मीन्स ये क्या है? कोकाई शेप. और दो कोकाई जब साथ में पेयर में पड़े हों, व्हाट इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड डिप्लोकोकाई. मीन नाइजीरिया तो एक डिप्लोकोकाई है एंड और ये किडनी शेप रिजेंबल करता है. मीन नाइजीरिया गोनोरिया एक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया है जो रिजेंबल करता है किडनी बीन्स को. That was the introduction of Neisseria gonorrhea. Now, how it is transmitted, what kind of disease it causes, and how it causes disease, we will learn it in detail now. किसी भी डिजीज की पैथोजेनेसिस को पढ़ने से पहले या उसकी डिजीजेस को डिस्कस करने से पहले यू मस्ट नाउ अबाउट इट्स ट्रांसमिशन. अगर तो आपको ये ट्रांसमिशन आती है, 100% आपको उसकी पैथोजेनेसिस भी आती होगी, आपको उसकी डिजीजेस भी आती होंगी. जस्ट लर्न अबाउट इट्स ट्रांसमिशन. अभी तो हमने डिस्कस किया ये तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है. मीन ये तो जेनिटल ट्रैक्ट से ट्रांसमिट होती है. वैसे मोस्टली तो जेनिटल ट्रैक्ट से ट्रांसमिट होती है, बट व्हाई? क्योंकि गोनोकोकस सेंसिटिव होता है डिहाइड्रेशन से और कूल टेम्परेचर यानी कूल कंडीशन से ये सेंसिटिव होता है, इसलिए सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसके सर्वाइवल को फेवर करती है. ओके, मोस्टली तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, बट ये एनोरेक्टल मीन से या फिर फ्रेंजाइटल वे से भी ट्रांसमिट हो सकता है. बट इसकी प्रॉपर पैथोजेनेसिस क्या है? अभी तो हमने पढ़ा मोस्टली कहाँ से ट्रांसमिट होता है, जेनिटल ट्रैक्ट से. अब तो हमें पता है जेनिटल ट्रैक हो, रिस्पायरेटरी ट्रैक हो, जीआईटी का ट्रैक हो, उनके सबके ऊपर क्या होता है? एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होता है. इसी तरह जेनिटल ट्रैक के ऊपर क्या होता है? एक म्यूकस मेम्ब्रेन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये गोनोकोकस ने क्या करना होता है? इस गोनोकोकस ने इस म्यूकस मेम्ब्रेन को यार क्रॉस करना होता है ऐसे. ओके, अच्छा, जब भी आपके पास ऐसा कोकाई शेप में बैक्टीरिया हो और उसके ऊपर ऐसे प्यारे प्यारे से पिलाए लगे हों, दिस इज गोनोकोकस. ओके, रिमेंबर दैट. ये हमारे पास प्यारा सा गोनोकोकस है, वैसे प्यारा है नहीं ऐसे ये. अच्छा, गोनोकोकस ने क्या करना है? इस म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है. अब ये क्रॉस करके एंडोसाइटोसिस करके एंटर होगा, और एंटर होने के बाद यहाँ पे क्या पड़े होंगे? ऑब्वियसली फेगोसाइट्स. जैसे ही ये आगे स्किन में एंटर होगा तो यहाँ पे फेगोसाइट्स है, इसकी फेगोसाइटोसिस स्टार्ट करेंगे. बट भाई ये भी अकेला नहीं आया, अपने विरुलेंस फैक्टर्स को साथ लेके आया है. पिलाए नंबर 1 इसका विरुलेंस फैक्टर. एक तो पिलाए इसको क्या करेगा? अटैचमेंट में मदद देगा, और सेकेंडली यही पिलाए एंटी फैगोसिटिक एक्टिविटी भी लेके आया है, इसलिए इसकी फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगी. इसके साथ साथ इसके पास आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हैं. अब ये आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इस बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करेंगी. वैसे तो हमें पता है सारी म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीए. तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन में भी आईजीए होगी. फिर वो उसको डिफेंड क्यों नहीं कर रहा? भाई ये अपने साथ विरुलेंस फैक्टर लेके आया है, और उस विरुलेंस फैक्टर का नाम है आईजीए प्रोटीएस. मीन प्रोटीन को तोड़ने वाला एक प्रोटीन लेके आया. भाई ये तो आईजीए प्रोटीएस लेके आया जो कि आईजीए को क्या कर देगा? किल कर देगा. अब आईजीए नहीं है, ये आराम से म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होकर स्किन में एंटर होगा, और स्किन में एंटर होकर एंटी फैगोसिटिक एक्टिविटी रखेगा. अच्छा, अब इसने तो फैगोसाइटोसिस को भी क्या कर दिया भाई? उसको भी बाय बाय कर दिया. और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा?
वेरी कॉमन, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी। और जहाँ भी इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एक पर्पुलेंट पस वगैरह लीज होना स्टार्ट होता है, पस वगैरह। अब क्या होगा, पस में ज़्यादातर WBCs होते हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पे सेल डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, सेल्स की डैमेज करेगा। जब सेल डैमेज होंगे ना, तो यहाँ से लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा। ये म्यूकोजल सेल से लिक्विड, स्किन से बाहर अब लिक्विड स्टार्ट होगा, और यहाँ पे पॉपुलेंट डिस्चार्ज। और पॉपुलेंट का मतलब क्या होता है, पस। और पस में क्या होता है, बहुत सारे WBCs, मीन्स जहाँ पे बहुत सारे WBCs यानी कि ज़्यादातर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और ये एज यू कैन सी, ये न्यूट्रोफिल्स हैं। और उसके अंदर हमारे क्या है, उसके अंदर है भाई ये गोनोकोकस। ठीक है, इस तरह से ये पॉपुलेंट डिस्चार्ज रिलीज होता है। अब थोड़ा और हम इसे सिंप्लीफाइड करें अगर, तो ये ट्रांसमिट कैसे हुआ, जेनिटल ट्रैक से, रेक्टल ट्रैक से, या फ्रेंजियल ट्रैक से ये ट्रांसमिट हुआ। और ट्रांसमिट होकर इसने क्या सबसे पहले कॉज किया, गोनोरिया। और गोनोरिया क्या था भाई, जेनिटल ट्रैक इन्फ्लेमेशन। सिंपल सिंपल जेनिटल ट्रैक इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। अब मेल और फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट को हम जरा गौर से देखते हैं। मेल्स में क्या होता है, ज्यादातर जो यूरिथ्रा यूरिथ्रा अब गोनोकोकस क्या करेगा, इस यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन करेगा। अब यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन हुई तो यूरिथ्रा से क्या निकलेगा भाई, यहाँ से पॉपुलेंट डिस्चार्ज लीज होगा। पॉपुलेंट डिस्चार्ज लीज होगा। वैसे तो एपिडिडमिस वगैरह भी होता है, इसके पास प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह भी होते हैं, तो इनकी भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन होती है विद डिस्चार्ज। अब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या होता है, वैसे तो मेल ज्यादा सिम्टोमेटिक होती है और फीमेल ज्यादा एसिम्टोमेटिक होती हैं। बट फीमेल में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके स्टेजेस होती है। नंबर 1 तो अगर वो लोकल है, मीन वो सिर्फ सर्विक्स तक रहे। नंबर 2 होता है वो असेंड कर जाए, वेट, अब नंबर 2 है भाई कि वो असेंड कर जाए, यानी कि जेनिटल ट्रैक्ट से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि अगर तो उसने सर्विक्स सर्विक्स के साथ यूरिथ्रा वगैरह को भी उसने कर दिया। और नंबर 3 होता है डिसैमिनेट करके बॉडी में डिसैमिनेट कर जाए। और नंबर 4 होता है कि वो मदर टू बेबी ट्रांसमिट कर जाए। इस तरह से उसकी ट्रांसमिशन होती है। अगर तो ये एक लोकल इन्फेक्शन है, नंबर 1 पॉइंट वाला लोकल इन्फेक्शन है, तो ये सर्विक्स को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। अब जब सर्विक्स को इन्फेक्ट करेगा तो ये डिस्चार्ज लीज होगा। नंबर 2 पे ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के इन्फ्लेमेशन का वर्ड, इन्फ्लेमेशन जहां पे भी उसके लास्ट पे था ITS, यूरिथ्राइटिस। अगर तो मेल्स के अंदर क्या कॉज करा है, यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन, दिस इज कॉल्ड यूरिथ्राइटिस। एंड फीमेल में सर्विक्स को कॉज करा है तो सर्विसाइटिस। सो गोनोरिया क्या है भाई, यूरिथ्राइटिस सिंपल, एंड सर्विसाइटिस इज कॉल्ड गोनोरिया, अगर कोई सिंपल वर्ड्स में पूछे तो। अच्छा, अगर तो इन्फेक्शन लोकल था तो वो सर्विसाइटिस था, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन सर्विक्स से ऊपर चला गया है जेनिटल ट्रैक्ट में, बट सर्विक्स से ऊपर यानी कि यूट्राइन ट्यूब्स, फ्लोपियन ट्यूब्स वगैरह में इधर इन्फेक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड PID और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सॉरी PID और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें यूट्राइन ट्यूब इन्फेक्शन, दीज आर यूट्रस एज यू नो। अब यूट्रस का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है कि एग फर्टिलाइज हुआ है यूट्रस के अलावा कहीं और पे, किसी और पार्ट ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट में जाके हुआ है एग फर्टिलाइज, तो दिस इज एक्टोपिक फर्टिलाइजेशन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। सो PID में क्या हो सकता है, नंबर 1 यूट्राइन ट्यूब इन्फेक्शन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। ओके, लेकिन अगर ये डिसैमिनेट कर सकता है, मेल में भी कर सकता है, फीमेल्स में भी कर सकता है, लेकिन मोस्टली फीमेल्स में करता है, लेकिन मेल में भी करता है, होता है। ठीक है, अगर तो ये डिसैमिनेट करके नहीं पूरी बॉडी में फैल गया आपको गोनोकोकल इन्फेक्शन, तो अब क्या होगा, अब ज्यादा, अब क्या कोज, सबसे ज्यादा जो कोज होता है ना वो आर्थराइटिस होता है। वैसे तो आर्थराइटिस सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसके अलावा टीनोसाइनोसाइटिस या स्वेलिंग ऑफ टेंडन्स वगैरह, या फिर पोस्ट्यूल्स, स्किन के ऊपर ना पोस्ट्यूल्स यानी कि रैशेस और दाने वगैरह बनते हैं। ठीक है, सिंपल अगर वर्ड्स में बोला जाए तो ये भी कॉज होता है डिसैमिनेटेड इन्फेक्शन के अंदर। और इसी डिसैमिनेटेड इन्फेक्शन को गोनोसीमिया भी कहा जाता है, क्योंकि सीमिया जिसके एंड पे आ जाए इसका मतलब होता है बैक्टीरिया, यानी कि ईमिया जहां पे आ जाए ना, इसका मतलब होता है भाई डिसैमिनेशन हो गया, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया फैल चुका है। और अगर ITIS आ जाए तो इट्स मीन इन्फ्लेमेशन हुई है। तो ये सिंपल टर्म्स हैं। अब आर्थराइटिस हुआ कैसे, वी नो, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस अ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। वी नो, अब नाइजीरिया गोनोरिया क्या है भाई, ये तो ग्राम नेगेटिव है, और ग्राम नेगेटिव के पास क्या होता है, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एंडोटॉक्सिन होता है, और ये एंडोटॉक्सिन क्या कॉज करता है, सेप्सिस कॉज करेगा, मतलब जाके सेप्सिस वगैरह कॉज करेगा। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, सेप्टिक आर्थराइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आर्थराइटिस वगैरह की डिजीजेस या स्किन पॉस्ट्यूल्स वगैरह इसमें कॉज होते हैं। अगर यही इन्फेक्शन मदर टू
मदर टू चला गया है बेबी में, ठीक है। अगर मदर प्रेग्नेंट होगी और उसको पहले से ही नाइजेरिया गोनोरिया का इन्फेक्शन था, तो वो बेबी में जाएगा। और बेबी में ये क्या कॉज करता है, ये बेबी में ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम या फिर कंजक्टिवाइटिस, अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए ना, कंजक्टिवाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवास ऑफ आइस। ये कंजक्टिवास ऑफ आइस की इन्फ्लेमेशन जो होती है ना, उसको बोला जाता है कंजक्टिवाइटिस, वो कॉज करता है। लेकिन अब इसका बहुत कॉमन ट्रीटमेंट विच इज एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट मिलती है, उससे ये ट्रीट हो जाता है। I hope transmission pathogenesis diseases have been cleared. Let's move toward the lab diagnosis. हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब भी हमने किसी बैक्टीरिया को लैब में स्टडी करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द सैंपल स्मेयर। अब यहाँ पे सैंपल कौन सा हो सकता है भाई, कौन सा सैंपल आ सकता है? हमने अभी पढ़ा क्या करता है भाई, गोनोरिया में क्या होता है, यूरिथ्रल डिस्चार्ज या सर्वाइकल डिस्चार्ज आता है ना, तो हम वो डिस्चार्ज का क्या बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्मीयर बनाएंगे, और स्मीयर बनाने के बाद उसको स्टेन करेंगे, और स्टेन के बाद माइक्रोस्कोपी करेंगे। अच्छा, पहले तो हम पढ़ेंगे मेल का। हमने मेल के मतलब यूरिथ्रल डिस्चार्ज का स्मेयर बनाया, उसको ग्राम स्टेन किया वगैरह वगैरह, और उसके बाद हमने उसकी अब माइक्रोस्कोपी करने लग गया। अगर तो माइक्रोस्कोपी के अंदर हमें ये क्या नजर आ भाई, ये तो बड़े बड़े न्यूट्रोफिल्स हैं, और न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या है भाई, ये पिंक कलर कौन रिटेन करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकाई है, और क्या भाई न्यूट्रोफिल्स के अंदर है मेजरली। तो यार आपने बस, आपको पता चल गया ये तो भाई हो ही सकता, कौन हो सकता। अभी हमने पढ़ा अपनी पैथोजेनेसिस में, क्या पढ़ा था, पैथोजेनेसिस में पढ़ा था जैसे ही बैक्टीरिया एंटर होता है तो कौन इनगल्फ करने के लिए फटाफट आता है भाई, फैगोसाइट्स आते हैं। तो फैगोसाइट्स के अंदर था, ये देखें फैगोसाइट्स के अंदर क्या है, अंदर है भाई ये गोनोकोकस। सो इट्स मीन ये तो एक कंफर्म डायग्नोसिस होती है, इधर से ही आपको पता चलता है मेल का हो, और एंड उसके बाद आपको नजर आ जाए इसमें न्यूट्रोफिल्स के अंदर भाई गोनोकोकस है, इट्स मीन यार ये तो नाइजीरिया गोनोरिया का इन्फेक्शन है। बट फीमेल्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उधर तो सर्विक्स में तो ऑलरेडी जो है ना ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई नॉर्मल फ्लोरा होता है, तो फिर तो हम कंफ्यूज हो गए ना। मतलब अगर नॉर्मल फ्लोरा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फिर तो ये भाई कंफर्मेशन नहीं हो सकती, उसके लिए कल्चर करना पड़ता है। अब हम कल्चर कौन से मीडिया पे करेंगे, अनदर क्वेश्चन। इसे कल्चर किया जाता है थायर मार्टिन मीडियम। अब वो कौन सा मीडियम है भाई, है तो वो भी चॉकलेट एगर ही है। अब चॉकलेट एगर में क्या होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसको ब्लड एगर को अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट कर दिया जाए, दिस इज चॉकलेट एगर। और उसको थायरमेटम बनाने के लिए उसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स ऐड किए जाते हैं, वेनकोमाइसिन वगैरह की, नाइस्टेटिन वगैरह एंटीबायोटिक्स ऐड की जाती हैं, तो वो थायरमेटम बन जाता है। वाई थायरमाटम। अब चॉकलेट टाइगर क्यों यूज़ करते हैं, थायरमाटम क्यों करते हैं, नंबर वन के क्योंकि ये बैक्टीरिया ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए जितने भी इनहिबिटर्स हैं ना उसको किल करने के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट किया। और नंबर टू एंटीबायोटिक्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ना सर्विक्स वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा ना नॉर्मल फ्लोरा होता है, तो वो सारे नॉर्मल फ्लोरा की किलिंग के लिए कि सिर्फ हमारा जो नाइजीरिया ना वही ग्रो करे, उसके लिए हम ना थायरमाटम को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हमें किस तरह से ग्रे और छोटी छोटी सी कॉलोनीज हमें नजर आएंगी, तो दैट वाज नाइजीरिया गोनोरिया। अच्छा, अब कल्चर पॉजिटिव आ गया थायरमाइटम के अगर, तो उसके ऊपर बायोकेमिकल टेस्ट विच इज ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, ऑक्सीडेज टेस्ट। अब व्हाट इज ऑक्सीडेज टेस्ट? अब ऑक्सीडेज टेस्ट में क्या होता है कि एक पेपर होता है, उसके ऊपर फिनाइल डायमाइन ना रिएजेंट होता है, और उसके ऊपर कॉलोनीज को अपना इस तरह से रब करेंगे, तो थोड़ी देर बाद अगर तो उसका कलर पर्पल हो जाता है तो इट्स मीन दिस इज ऑक्सीडेज पॉजिटिव, क्योंकि ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है ऑक्सीडेज, और यही ऑक्सीडेज एंजाइम फिनाइल डायमाइन का कलर चेंज करती है, पर्पल में से कर देती है, तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। अब देखो, अब दो बैक्टीरिया हमारे पास, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस भी तो है जो हमने पहले डिस्कस किया, अब नाइजीरिया गोनोरिया भी है, इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अब हमें कैसे पता इन्फेक्शन किसका हुआ है, नाइजीरिया गोनोरिया का हुआ है कि नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का? सिंपल ट्रिक हमने पीछे भी पढ़ी थी भाई, जो होता है ना नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, रिमेंबर नाइजीरिया मेनिंजाइटिस माल्टोज की फर्मेंटेशन करता है और गोनोरिया साहब नहीं करते। अब एज यू कैन सी हियर, ये क्या है हमारे पास भाई, माल्टोज की बॉटल है और माल्ट कलर हो गया येलो, येलो मीन फर्मेंटेशन इज यस, एंड दिस इज डन बाय नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। अगर इसका कलर चेंज ना होता सो ये नाइजीरिया गोनोरिया होता है। इस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अच्छा, और लास्ट स्टेप है भाई हमारे पास, हम इसको वैसे तो मोलिकुलर डायग्नोसिस भी की जा सकती है, विच इज नैट एंड विच इज़ न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। मुझे टाइम मिले तो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, वैसे मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ा था इसे। ये एक इंतहाई सेंसिटिव, स्पेसिफिक और रैपिड टेस्ट होता है नाइजीरिया का, अगर हमने चेक करना हो। उसके बाद मतलब बैक्टीरिया ना सस्पेक्टेबिलिटी टेस्ट लगा दो और इसके बाद हमें पता चल जाएगा कौन सा भी बैक्टीरिया था, मतलब कौन सी एंटीबायोटिक से ये इनहिबिट हो सकता है। दैट वाज द स्टेप ऑफ लैब डायग्नोसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल।
If you really learn something, do subscribe, like, comment, share, and stay tuned for the next lectures. Allah Hafiz. Goodbye. Take care.